क्या आप जानते हैं, प्रेम, मोह, लगाव ये कोई शब्द मात्र नहीं और ना ही कोई भावना है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो अपने स्वार्थ से पहले किसी दूसरे की प्रसन्नता, उसकी परवाह को ढूंढता है। आखिर वो सुखी कैसे है, मेरे साथ रहने की वजह से या मुझसे दूर जाने की वजह से? उसको बस खुश देखना है। ये अवस्था हर किसी के अंदर उत्पन्न नहीं होती, लेकिन आजकल इसका अलग रूप देखने को मिलता है जो लोगों को राक्षस बना देता है। पुलिस ने ऐसे ही एक केस को सॉल्व किया जो इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज बन गया था। लोगों ने चीख पुकार की आवाज सुनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जहां एक तरफ अपने प्रियजन को ढूंढा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अपने प्रियजन को रहस्यों में गायब किया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं कामाक्षी उद्दापनौ केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है गोवा से। एक ऐसा राज्य भले एरिया वाइज छोटा हो, लेकिन यहाँ का टूरिज्म कई राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। यहाँ के वाटरफॉल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ के बीचेस जैसे कि बागा बीच, पलोलेम बीच, अंजुना बीच काफी फेमस हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये जगह है। ये राज्य अपनी नाइट लाइफ, सी फूड, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर्स के लिए भी जाना जाता है। तो इसी राज्य के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में पोरवरीम या परवरी नामक इलाका पड़ता है। इसी क्षेत्र में ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, सोल्सन्स वैली व्यू अपार्टमेंट। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर एक फ्लैट में एक लड़की रहा करती थी, कामाक्षी उद्दापनौ। इनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी। ये यहाँ पर किराए पर रहा करती थीं और अकेली रहती। इनकी फैमिली परवरी से करीब 4-5 किलोमीटर दूर मापुसा नामक इलाके में रहा करती थी। इनके परिवार में माता पिता, भाई बहन और भी कई रिलेटिव्स हैं। सभी मापुसा शहर में रहते हैं। अब कामाक्षी जी परिवार से दूर क्यों रहती? हो सकता है कि घर से काम पर जाने में दूरी अधिक थी, टाइम ज्यादा लगता, इसीलिए नजदीक में किराए का फ्लैट ले लिया। इनका परिवार से भी रिश्ते अच्छे थे। छुट्टी होने पर घर भी जाया करती। कभी कभार परिवार के लोग भी बेटी को देखने के लिए आते रहते हैं। कामाक्षी जी एक बुटीक में सेल्स गर्ल थीं, जो कलंगुटे नामक जगह पर था। 30 अगस्त 2023 बुधवार का दिन। हमेशा की तरह परिवार के किसी मेंबर ने हालचाल के लिए बेटी को कॉल किया, पर ये कॉल उठाती नहीं। हो सकता है कि बुटीक में बिजी हों, वहां पर कस्टमर्स ज्यादा होंगे, उनको अटेंड कर रही हों। कुछ समय के बाद वापस से कॉल लगाया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी चिंता की बात नहीं थी। हो सकता है कि फोन डिस्चार्ज हो गया हो। परिवार के मेंबर्स अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे दोपहर से शाम और शाम से रात हो गया। वापस किसी जानकार ने कामाक्षी को फोन किया, लेकिन मोबाइल फोन अभी भी स्विच ऑफ। अब जाकर परिवार को थोड़ी फिक्र होने लग जाती है। कामाक्षी का मोबाइल तो बंद है, इसलिए परिवार ने उसके दोस्तों को कॉल लगाना शुरू कर दिया। ये स्वभाव से काफी शांत और खुश मिजाज लड़की थी। इनके सोशल लाइफ में काफी फ्रेंड्स थे। अब चूंकि ये ऐसे क्षेत्र में काम करती हैं जहां पर नए नए लोग मिलते रहते हैं, लंबे समय से काम कर रही थीं, जिस वजह से इनका सोशल नेटवर्क काफी अच्छा था। परिवार ने एक एक कर उनके दोस्तों को कॉल लगाया, पर हर कोई इस बात से इनकार कर रहा था कि उनको सुबह से एक बार भी देखे हों। परिवार के जानकार में जितने भी लोग थे, लगभग सभी से बात किया, पर किसी ने भी कामाक्षी को सुबह से देखा नहीं। ये जहाँ पर काम करने के लिए जाती थी, वहाँ भी पूछते हैं। इसमें हैरान करने वाली बात पता चली, आज यानी 30 अगस्त 2023 को कामाक्षी काम पर आई ही नहीं। ना ही उन्होंने कॉल करके छुट्टी लेने की वजह बताई। वहां से भी जब उन्हें कांटेक्ट किया गया तो फोन नहीं उठाती। घर से किराए वाला फ्लैट ज्यादा दूर भी नहीं था। परिवार को कुछ गड़बड़ी की आशंका अगले दिन 31 अगस्त से होती है। आज थर्सडे का दिन था। सुबह में कामाक्षी के भाई अमित शंकर उद्दापनौ मापुसा पुलिस स्टेशन जाते हैं और बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कल से उसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो गायब है। इसी 31 अगस्त को परिवार के लोग कामाक्षी के फ्लैट में भी देखने के लिए आते हैं। दरवाजा बाहर से बंद था, इसका मतलब कि कामाक्षी घर से बाहर होगी। इन्होंने थोड़ा गौर किया तो लगा कि घर के परिसर में और मेन दरवाजे के पास कुछ दाग धब्बे हैं। अजीब दुर्गंध भी आ रही थी। ये फ्लैट परवरी पुलिस स्टेशन एरिया में आता था। अब भाई अमित शंकर इस वाले थाने पहुंचे, यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराई। इसके साथ साथ ये एक व्यक्ति पर अपना संदेह भी जाहिर करते हैं। हालांकि ये संदेह कोई गलतफहमी थी या फिर सही था, ये आपको आगे पता चलेगा। उन दिनों गोवा में 4-5 और भी अजीब घटनाएं हुई थीं, जिससे मीडिया और आम जनता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहां के पॉलिटिशियंस भी प्रशासन को घेर रहे थे, जिस वजह से पुलिस पर काफी प्रेशर था। अब ये वाला केस भी सामने आया। 30 साल की एक महिला गायब हो गई है। पुलिस इनके फ्लैट में भी जायजा लेने के लिए गई। यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, जो काफी चिंताजनक बात थी। परिवार के अनुसार कामाक्षी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था 30 अगस्त की दोपहर से, लेकिन इसके ठीक पिछले दिन 29 अगस्त को कामाक्षी मापुसा पुलिस स्टेशन जाती है अपनी सहेली के साथ। ये काफी परेशान लग रही थी। इन्होंने पुलिस को बताया कि इनका जान पहचान का एक लड़का है जो बार बार तंग करता है, झगड़े करता है। ये उसको दूर करने की कोशिश करती है, पर वो सुनता नहीं। इस पर पुलिस ने एक्शन लिया और उस लड़के को थाने बुलाया। पुलिस ने उसको प्यार से और फिर डराकर समझाया
अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, करियर बनाने की है, बेकार की चीजों में समय बर्बाद मत करो। इसके बाद वो लड़का माफी मांगता है। पुलिस दोनों लड़का लड़की से एप्लीकेशन लिखवाती है कि एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, एक दूसरे से नहीं मिलोगे, अपने काम से काम रखोगे। इस बारे में दोनों के परिवार से भी पुलिस ने बात की, इसके बाद छोड़ दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन लड़की गायब हो जाती है। कामाक्षी के भाई के तहरीर पर परवरी थाने में IPC 365 के तहत केस दर्ज हुआ था, जिसमें वही लड़का नामजद हुआ। घर वालों का संदेह उसी पर था, उसी ने कुछ किया है, वही बेटी को उठाकर ले गया होगा। पुलिस ने बिना देरी किए उस लड़के के बारे में पता लगाने शुरू कर दिए, पर वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। उसके घर जाकर परिवार से कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिए गए और लोकेशन निकाली गई। साथ ही साथ कामाक्षी की भी लोकेशन देखी जा रही थी। इसका फोन पहले स्विच ऑफ था, लेकिन बाद में ऑन हो जाता है। कॉल करने पर पूरा रिंग हो रहा था, पर वो उठा नहीं रही थी। इधर लड़के का भी पता करके पुलिस इसको थाने लाती है पूछताछ के लिए, लेकिन इसने कामाक्षी के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। अब इसका उसे कोई भी लेना देना नहीं, ये उससे दूरी बनाकर रखने लगा है। जब मापुसा पुलिस ने इसको बुलाकर समझाया था, उसके बाद से एक बार भी कामाक्षी से मिला नहीं, देखा नहीं। फ्लैट के परिसर में जो संदिग्ध दाग धब्बे परिवार ने देखे थे, उसके बारे में पुलिस को बताया। फॉरेंसिक टीम फ्लैट पर जाती है, बायोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। यहाँ पर कुछ तो हुआ है, ऐसा लग रहा था। फ्लैट में काफी अच्छे से साफ सफाई की गई थी। ये समझने में देरी नहीं लगी कि वो साफ सफाई यहाँ से दाग धब्बे और सबूत मिटाने के लिए किए गए थे। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करती है। उन्होंने आखिरी बार कामाक्षी को कब देखा था, उसके फ्लैट से कोई अजीब आवाज सुनी हो। कुछ पड़ोसियों ने उनको 30 अगस्त की सुबह में देखा था। 9-10 बजे के आसपास कुछ अजीब आवाज भी सुने थे, लेकिन समझ नहीं आया कि वो कामाक्षी के फ्लैट से आ रहा था या बाहर कहीं और से। इस केस की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई, जिसे नॉर्थ गोवा के SP SDPO सुपरवाइज कर रहे थे। परवरी थाने के पुलिस इंस्पेक्टर केस को लीड कर रहे थे। पुलिस को कामाक्षी की आखिरी लोकेशन अंजुना बीच के पास मिलती है। अब एग्जैक्ट कहां पर था ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसी अंजुना एरिया में उसका फोन एक्टिव था। उसके कुछ दोस्त या जान पहचान वाले अंजुना एरिया में भी रहा करते थे और यहाँ पर उसकी आखिरी लोकेशन मिली। लगा कि शायद वो यहीं पर किसी से मिलने आई हो, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस ने अंजुना इलाके के कैमरे भी एग्जामिन करने शुरू कर दिए। कामाक्षी यहाँ पर आई होगी तो जरूर दिखेगी। 29 अगस्त की शाम से लेकर देखे जा रहे थे। इसके पीछे भी एक वजह थी। 29 अगस्त के दिन जब वो झगड़े वाला केस हुआ था और मामला सुलझ गया, उसके बाद पुलिस ने कामाक्षी को सेफली घर पर छोड़ने की बात कही थी कि तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपनी सहेली के साथ अंजुना होते हुए चली जाएगी। कामाक्षी की CDR भी देखी गई, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसने आखिरी समय में किससे किससे बात की, इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, किससे जान पहचान है, उनसे पूछताछ किया गया। वो लड़का जिस पर शुरुआत में संदेह था, उसने भी 2 दिन से कामाक्षी को कॉल नहीं किए थे। शायद वो सच बोल रहा हो कि पुलिस के समझाने के बाद ये मान गया था और दूर हो गया। कामाक्षी एक सेल्फ डिपेंडेंट महिला थी, अकेले फ्लैट में रहा करती, जॉब करके अपना पूरा खर्च उठाया करती, साथ में परिवार को भी पैसे भेजती। इनका अपनी बहन वैशाली से भी काफी लगाव था, उससे हर बार शेयर किया करती, पर उनको भी कहीं जाने का जिक्र नहीं किया था। ऊपर से किसी पड़ोसी ने भी उनको बाहर जाते हुए नहीं देखा। अब इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में कौन आता जाता है, इसका रिकॉर्ड रखने वाला कोई था या नहीं, यहाँ वॉचमैन लगे थे या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। शायद नहीं थे, अगर होते तो कुछ ना कुछ सुराग मिलता कि कामाक्षी कहाँ गई होंगी। पुलिस की टेक्निकल टीम भी जांच में लगी हुई थी। इस केस में कोई ऐसा संदेहजनक आदमी भी नहीं मिल रहा था जो कुछ कर सके। केवल एक ही था जिस पर शुरुआत में संदेह हुआ। पुलिस ने कामाक्षी के साथ साथ उस लड़के की भी लोकेशन निकाली, खासकर पहले की, ये कहां पर गया था, आखिरी बार कामाक्षी के घर पर कब आया हो। CCTV की जांच के दौरान एक फुटेज भी मिलता है जो 30 अगस्त की भोर में 3:39 के आसपास का है। इसमें एक स्कूटी पर कोई बैठकर जा रहा है, नीली कलर की स्कूटी थी। हालांकि ये फुटेज घटना से पहले की है। 30 अगस्त की सुबह में 9 बजे के आसपास उस लड़के की लोकेशन कामाक्षी के फ्लैट के आसपास दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कि उस लड़के ने झूठ बोला कि 2 दिन से मिला नहीं, जबकि ये गायब होने वाले दिन भी मिलता है। ये साफ दर्शाता है कि लड़का कामाक्षी के साथ था। अब पुलिस इस लड़के की भी डिटेल्स निकलवाती है। इसका नाम पता चला प्रकाश चुंचवाड़, 22 साल की इसकी उम्र थी, यानी कि कामाक्षी से 8 साल छोटा है। परवरी के पास में एक गांव है सोकोरो, यहीं के 20 पॉइंट प्रोग्राम नामक एरिया में प्रकाश का फ्लैट था। वहीं किसी 26 स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट में रहता है। पुलिस ने इसके परिजनों से भी पूछताछ की। आपका बेटा 30 अगस्त के दिन कहाँ पर था, क्या कर रहा था, घर से कब गया, कब आया, किसके साथ था। वैसे ये लोग मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन प्रकाश का जन्म गोवा में ही हुआ, पढ़ाई लिखाई यहीं की, परवरिश यहीं पर हुई। ये गोवा में ही गाड़ी का गैरेज चलाता है। जब टेक्निकल जांच में साफ हुआ कि कामाक्षी के गायब होने के पीछे प्रकाश का हाथ है, तो 1 सितंबर के दिन ही इसको अरेस्ट किया गया और अपने स्टाइल में पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने इसके एक दोस्त निरुपड़ी कटकल को भी उठाया। ये 21 साल का है और प्रकाश के घर के पास में ही रहता है, करीबी दोस्त है। ये दोनों एक एड्रेस देते हैं जहाँ पर कामाक्षी थी।
पुरवरी थाने के कई ऑफिसर्स, अलग से फॉरेंसिक टीम, दोनों आरोपी, कामाक्षी के परिवार के कुछ लोग सभी गोवा से निकल पड़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हैं। ये पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है, बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे गोवा पुलिस ने यहाँ पर आने से पहले महाराष्ट्र पुलिस को भी सूचित कर दिए थे। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सावंतवाड़ी इलाका पड़ता है। वो दोनों आरोपी प्रकाश और निरूपड़ी गोवा पुलिस को यहीं पर लेकर आए। यहाँ के लोकल थाने के पुलिस इंस्पेक्टर, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सर्च टीम के साथ गोवा पुलिस का इंतजार कर रहे थे। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, एक तरफ पहाड़ है, बीच में रोड है, दूसरी ओर गहरी खाई है। एग्जैक्ट लोकेशन थी नाना पानी टर्न परपोली फॉरेस्ट। ये अंबोली घाट के शुरुआत में पड़ता है। सभी लोग इसी जगह पर खाई में खोजबीन शुरू करते हैं। सर्च टीम के साथ कुछ वॉलंटियर लोग भी थे, वो भी ढूंढने में लग गए। इसी में तेज बारिश आ जाती है, जिससे काफी दिक्कत हुई। ऊपर से ये जंगली इलाका, तो जंगली जानवरों का भी डर था। प्रकाश ने खाई में जो स्पॉट बताया वहां पर कामाक्षी नहीं मिली। फिर वो कहाँ चली गई? ये दोनों आरोपी भी हैरान हुए, यहीं पर तो लाए थे। लगभग 5 घंटे सर्च ऑपरेशन चलता है। लोग मेन सड़क से 50 फीट नीचे उतरकर ढूंढ रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आरोपियों ने जो जगह बताई उससे करीब 150 फीट दूर कामाक्षी पाई जाती है। वो इस दुनिया में नहीं थी। लोग उनको देखकर भी हैरान होते हैं, क्योंकि उनका राइट हैंड और पैर का एक हिस्सा नहीं था, गायब था। हो सकता है कि जंगली जानवर ले गए होंगे। आरोपियों ने जहां पर उनको ठिकाने लगाया था वहां से 150 फीट दूर भी जानवर ही लेकर आए होंगे। पुलिस को आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से ही उनके कुछ कपड़े और एक चाकू भी मिल जाता है, जो किचन नाइफ था। सब कुछ बरामद किए गए। कामाक्षी को गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। प्रकाश चुंचवाड़ एक 22 साल का लड़का जो कि गैराज चलाता है। घटना से करीब 1.5 साल पहले इसकी मुलाकात कामाक्षी से होती है। वो इससे 8 साल बड़ी थी, फिर भी दोनों की दोस्ती हो गई। कामाक्षी हंसमुख स्वभाव की थी, सबसे हंसकर बात करती, मिलनसार थी, जिस वजह से उनके काफी फ्रेंड्स बन गए थे। पुलिस के अनुसार प्रकाश और कामाक्षी के बीच करीबी दोस्ती हो गई थी। ये रिलेशनशिप में आ चुके थे। हालांकि कामाक्षी की बहन और बाकी परिजनों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रकाश एक तरफा प्यार में था, कामाक्षी उसके साथ नॉर्मल दोस्त की तरह व्यवहार करती। समय के साथ जब दोनों एक दूसरे से फ्रैंक होने लगे, बातें आगे बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे प्रकाश का व्यवहार बदलने लग जाता है। ये सोचता कि कामाक्षी केवल इससे ही बात करे, इसके अलावा उसका कोई और दोस्त ना हो। पर ऐसा तो किसी भी तरह से संभव नहीं। प्रकाश उसको दूसरे दोस्तों से बात करने से रोकता था। जब ये उसके साथ हो और उसको किसी का कॉल आ जाए तो पिक नहीं करने देता, बात करने से मना करता। कामाक्षी की बहन बताती है कि प्रकाश उसकी सहेलियों को भी उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। कहता कि कामाक्षी तुम लोगों को नौकर बनाकर रखती है, अपने सभी काम करवा लेती है, तुम्हारा फायदा उठाती है, इसलिए तुमको उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। परिवार के अनुसार प्रकाश कामाक्षी का फोन लेकर परिवार के नंबर्स को भी ब्लॉक कर देता है। उसे उसके परिवार से भी दूर कर रहा था। वो चाहता था कि कामाक्षी के जीवन में इसके अलावा कोई और ना हो। इन सभी चीजों से दोनों के बीच कहासुनी हो जाती, झगड़े हो जाते हैं। जब ऐसा होता तो प्रकाश माफी मांगकर फिर से उसके करीब आ जाता। करीब आने के बाद फिर से दबाव बनाता कि किसी और से बात मत करो। जब ऐसा कई बार हुआ तो कामाक्षी इसे दूरी बनाकर रखने लगी। प्रकाश ने कई बार इस पर हाथ भी उठाए थे, गलत चीजें भी बोली थी। इससे दोनों के रिश्तों में और भी खटास आए। दिन बीत रहे थे और प्रकाश की बेचैनी भी बढ़ रही थी, क्योंकि कामाक्षी इसको इग्नोर करने लगती है। घटना से कुछ दिन पहले कामाक्षी ने प्रकाश को बोल दिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अलग हो जाना ठीक है। उम्र में भी काफी गैप था, एक तरह से ब्रेकअप करना चाहती थी। इससे प्रकाश को बहुत बड़ा झटका लगा। ये उससे दूर नहीं हो सकता, उससे प्यार करता है। अब इसके व्यवहार से, इसकी हरकतों से वो खुश नहीं तो क्या करती। ये उसके फोन से दोस्तों को ब्लॉक कर देता, उसके परिवार के लोगों को भी ब्लॉक कर देता। इन सबसे तंग आ चुकी थी। कथित तौर पर प्रकाश के पास कुछ आपत्तिजनक फोटोज भी थे, जिनको लेकर वो डराने लगा कि इससे अलग हुई तो सबको भेज देगा। कामाक्षी की बहन के अनुसार प्रकाश की बहन भी अपने भाई का साथ दे रही थी इसकी बहन को परेशान करने में, जबकि उसको समझाना चाहिए था। इन्हीं सबसे अब पूरी तरह अलग होना है। 29 अगस्त 2023 कामाक्षी अपनी सहेलियों के साथ मापुसा में थी। कामाक्षी प्रकाश को कॉल करती है और मापुसा बुलाती है पब्लिक प्लेस में। सोचा कि उसको अच्छे से समझाकर अब अलग हो जाएंगे। सहेलियां भी साथ हैं तो ये भी उसको समझाने में हेल्प करेंगी। प्रकाश यहाँ पर आता है और कामाक्षी उससे बात करती है। उससे शांति से बोला कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं, हमारे अलग अलग रास्ते हैं। ये सुनते ही प्रकाश को गुस्सा आ जाता है और एक कामाक्षी को गलत चीजें बोलने लगा। उस पर हाथ भी उठाया, थप्पड़ लगा देता है। फिर अपना फोन दिखाकर बोला कि इसमें सारी फोटोज हैं जो सबको भेजकर बदनाम करेगा। ये सुनते ही कामाक्षी उसका फोन छीनती है और जमीन पर पटक देती है, जिससे फोन टूट गया। इससे प्रकाश को और भी गुस्सा आया, झगड़ा काफी बढ़ जाता है। ये आसपास के लोग देखते हैं और मामले को शांत कराया। इसके बाद कामाक्षी अपनी एक सहेली के साथ मापुसा थाने गई और कंप्लेन किया। अपने परिवार को भी सब कुछ बताती है। कुछ दिन पहले भी कामाक्षी के परिवार के लोग प्रकाश के परिवार से मिलकर उनसे बात करते हैं कि अपने बेटे को समझाइए, उसको काबू कीजिए, वो इनकी बेटी को परेशान ना करे।
इधर कामाक्षी की कंप्लेंट के बाद मापुसा की पुलिस प्रकाश को बुलाती है, उससे बात किया। चाहते तो इस पर लीगल एक्शन भी ले सकते थे। घटना के बाद आम जनता और परिवार के लोग भी इस चीज के लिए दुख जाहिर कर रहे थे कि उसी टाइम एक्शन ले लिया होता तो शायद बेटी आज जीवित होती। पुलिस ने सोचा कि 22 साल की उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है, एक केस होते ही जीवन भर का दाग लग जाएगा, उसको समझाएं तो शायद मान जाए। उस टाइम पुलिस ऑफिसर्स को जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। दोनों को समझाया, एप्लीकेशन लिखवाया कि एक दूसरे से बात नहीं करोगे, नहीं मिलोगे, उनके इलाके में नहीं जाओगे। प्रकाश लिखित में सब कुछ मानता भी है। उसके बाद ये चला गया। इसे लगता था कि कामाक्षी किसी और के करीब चली गई, तभी इससे दूर हो रही है, उसका कहीं और पर अफेयर है, उसने इसको धोखा दिया है। उसकी वजह से पुलिस ने इसको डांट फटकार लगाई, बाजार में बेइज्जती हुई, फोन खराब कर दिया, पुलिस के सामने भी बेइज्जती हुई। प्रकाश ने पुलिस को एक मूवी का, एक फिल्म का नाम बताया, जिसको देखने के बाद इसका गुस्सा और बढ़ा और दिमाग में शैतानी प्लान आया। हालांकि हम आपको उस मूवी का नाम नहीं बता सकते। उसकी भी कुछ कहानी ऐसा ही थी। एक लड़का लड़की थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर लड़की के पिता बेटी की शादी कहीं और करा देते हैं। प्रेमी को लगता कि प्रेमिका के करीबी लोग इसके दुश्मन हैं, उन्होंने इसके प्यार को छीन लिया। यहाँ प्रकाश को भी यही लगता। कामाक्षी के घर वालों ने उसको भड़काकर अलग कराया। यह भी उनको कामाक्षी के फोन से ब्लॉक करने की वजह थी। मूवी में प्रेमिका की शादी किसी और से होने के बाद वो पति के साथ विदेश चली जाती है, फिर बाद में वापस भी आती है। आगे प्रेमी को पता चला कि जो प्रेमिका थी, उसने जिससे शादी की है वो उससे ही प्यार करती थी, ना कि इस प्रेमी से। उसने तो बस इसका फायदा उठाया था, जिसके बाद प्रेमी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी प्रेमिका हो जाती है। यहाँ प्रकाश को भी यही लगता कि कामाक्षी ने इसका फायदा उठाया और फिर किसी और के करीब चली गई। प्रकाश 30 अगस्त की सुबह यानी पुलिस कंप्लेन के अगले ही दिन 9 बजे के आसपास कामाक्षी के फ्लैट गया। पहले तो वो इसको घर में आने नहीं देती। इसने माफी मांगी और कहा कि आखिरी बार कुछ बात करनी है, फिर चला जाएगा। कामाक्षी ने इसको घर के अंदर बुलाया। प्रकाश पहले से ही चाकू लेकर आया था। घर में आते ही उस पर चलाना शुरू कर दिया। वो चीखती है, विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रकाश ने उसकी कहानी समाप्त कर दी। इस बीच कुछ पड़ोसी चीख पुकार की आवाज भी सुने थे, पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इधर घटना अंजाम देने के बाद प्रकाश बैठकर ठंडे दिमाग से सोचता है आगे क्या करे। इसके बाद इसने घर की पूरी साफ सफाई की, कामाक्षी को एक चादर में लपेट कर रखा। सारी साफ सफाई करने के बाद प्रकाश यहाँ से चला जाता है अपने घर पर। इसने नहाए, कपड़े चेंज किए, फिर अपने गैराज चला गया, वहां पर काम करता है। इसके पास एक कार थी, व्हाइट कलर की Hyundai Verna। दोपहर के 2 बजे के आसपास इसी कार को लेकर वापस कामाक्षी के फ्लैट पहुंचा। साथ में पॉलिथीन बैग भी लेकर आए थे। घर पहुंचकर चादर सहित उसको पॉलिथीन में लपेटा। वापस घर में सब कुछ चेक करता है, कुछ अस्त व्यस्त ना लगे, सब कुछ अपनी जगह पर हो, साफ सफाई ठीक से हुई है या नहीं ये भी चेक करता है। इसके बाद उसको नीचे लाकर कार के डिग्गी में रखता है। वो फ्लैट 3री मंजिल पर था, वहां से प्रकाश उसको लेकर नीचे आया। इस बीच किसी ने उसको देखा क्यों नहीं, जबकि ये दोपहर का टाइम था। हालांकि बाद में कुछ पड़ोसी बयान देते हैं कि प्रकाश को घर के आसपास देखा गया था, टहलते हुए, घूमते हुए। ये उसको कार में लेकर वापस गैराज आया और अब अंधेरा होने का वेट करता है। जब थोड़ी शाम हुई तो उसने अपने दोस्त निरूपड़ी को कॉल किया, कहा कि मेरे साथ अंबोली घाट चलो, वहां पर कुछ जरूरी काम है, जल्दी वापस लौट आएंगे। फिर उसको पिक करता है और अपने साथ लेकर निकल पड़ा। निरूपड़ी के वकील ने अपने क्लाइंट के बेल हियरिंग के दौरान ये बात बताई थी। जब एक घर से काफी दूर निकल गए तो रास्ते में प्रकाश इसको बताता है कि कार में ये लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि डिग्गी में कोई और भी है, उसको ही ठिकाने लगाने जा रहे हैं। ये सुनकर निरूपड़ी डर गया। प्रकाश ने कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया, अपने परिवार को, पुलिस को, तो तुम्हारा भी हाल यही होगा, इसलिए इसकी सहायता करो, साथ दो। ये लोग जिन रास्तों से होते हुए जा रहे थे उनमें भी कुछ ट्विस्ट है। रास्ते में 3-3 चेक पोस्ट पड़े, पेरनेम के नई बाग में, मोपा में, ये भी पेरनेम में ही है, और तीसरा पत्रा देवी में। पत्रा देवी चेक पोस्ट तो गोवा पुलिस के साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कंट्रोल में भी आता है। तीनों चेक पोस्ट पर कहीं भी प्रकाश की कार को रोका नहीं गया, चेकिंग नहीं की गई। फिर किस बात का चेक पोस्ट? ऊपर से प्रकाश की कार में भी टिंटेड ग्लास लगे थे, जो कि अलाउड नहीं है। ये गाड़ी प्रकाश के घर पर मार्च 2012 में आई थी, तब से टिंटेड ग्लास के साथ चल रही है, पर कभी इसको लेकर चलान नहीं हुए। ये भी हैरान करने वाली बात है। पुलिस ने चेक पोस्ट पर हर व्हीकल की चेकिंग न करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि हर कार को रोककर जांच नहीं कर सकते, वरना ट्रैफिक जाम लगेगा। ऊपर से ये भी आरोप लग रहे थे कि पुलिस हर कार को रोककर पैसे वसूल करती है, जिस वजह से हर कार को चेक करना बंद कर दिया गया था। केवल उनको ही रोकते थे जिन पर संदेह हो। प्रकाश की कार नहीं रोकी गई क्योंकि इसका नंबर प्लेट लोकल था, गोवा का था, बाहरी कार नहीं थी। लेकिन कार में टिंटेड ग्लास हैं, इसके बाद भी चेक नहीं की गई। ये चिंताजनक बात थी। पुलिस ने इसको लेकर भी जांच की और नया रूल लाया। अब से हर टिंटेड ग्लास वाली कार को चेक पोस्ट पर रोकेंगे, फाइन भी लगेगा। एक एमएलए ने कहा कि ऐसी गाड़ियों को टो कर लेना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए, चाहे किसी वीआईपी की ही क्यों ना हो। खैर इधर प्रकाश और निरूपड़ी अंबोली घाट पहुंचे, वहां पर ठिकाने लगाया और वापस लौट गए। निरूपड़ी घर आकर भोजन करके सो जाता है। प्रकाश वापस आकर कामाक्षी का फोन ऑन करता है और अंजुना बीच के पास फेंक दिया, ताकि पुलिस को आखिरी लोकेशन यहाँ की मिले और गुमराह हो।
सोचा कि कामाक्षी के दोस्त भी यहाँ पर रहते हैं, वो उनके ही घर पर गई होगी, उन्होंने कुछ किया होगा। 1 सितंबर तक दोनों अरेस्ट हो जाते हैं, अपने गुनाह भी स्वीकार कर लिए। 2 सितंबर की शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें 20 से भी ज्यादा गले और कंधे के आसपास लगे चोटों की पुष्टि हुई, जो कि तेजधार चीज से किए गए थे। ये दर्शाता है कि प्रकाश के ऊपर किस तरह का गुस्सा सवार था। इन्हें कोर्ट में पेश करते हैं। 10 दिन की कस्टडी मिली। पुलिस प्रकाश को फ्लैट लेकर आती है सबूत इकट्ठा करने के लिए। रिक्रिएशन भी कराया गया, कैसे कैसे क्या किया था। 12 अक्टूबर 2023 को मापुसा कोर्ट ने निरूपड़ी को बेल दे दिया। कहना था कि घटना अंजाम देने में इसका कोई रोल नहीं था, केवल सबूत मिटाने में साथ दिए। इसे 25,000 के बॉन्ड और कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया। हालांकि प्रकाश के बेल को खारिज कर देते हैं। 2 दिसंबर 2023 को पुलिस ने 600 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। इसमें 51 गवाहों को भी जोड़ा गया, जो सारी चीजों की पुष्टि करते हैं। अप्रैल 2024 में निरूपड़ी कोर्ट में अर्जी लगाता है कि इसका नाम केस से हटा देना चाहिए, इसका उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस केस में प्रकाश की मां का कहना था कि निरूपड़ी इनके बेटे के साथ था। निरूपड़ी की मां ने भी कहा कि बेटा प्रकाश के साथ गया था। वापस घर आने के बाद भी नॉर्मल लग रहा था। पुलिस और कोर्ट ने इसका भी रोल केस में माना। अभी तो फिलहाल निरूपड़ी बेल पर बाहर है, लेकिन प्रकाश को बेल मिला या नहीं इसकी कोई अपडेट नहीं। यह केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। कामाक्षी का परिवार आज भी न्याय की राह देख रहा है। यह केस आसानी से अवॉइड किया जा सकता था अगर प्रकाश अपनी भावनाओं पर काबू कर लेता। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।